जनतंत्र की जननी वैशाली की भूमि बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां बाहर तो है लेकिन आज उसके साथ साथ बहुत कुछ है। सियासी उफान मचा हुआ है, घनघोर तूफान है। और इस तूफान में यदि कोई बरकरार रह पाएगा कल के दिन तो वो हैं नीतीश कुमार, जिनकी आज जो स्थिति है वही कल भी होगी। हाँ, इतना बात जरूर है कि उनके आसपास की परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी होंगी। आज जहां उनका समर्थन राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी आदि कर रहे हैं, वहीं कल उनके समर्थक होंगे भारतीय जनता पार्टी, हम और समान विचारधारा वाली पार्टियां। लेकिन वास्तव में यह परिस्थिति बहुत ही दिलचस्प है, सोचनीय है और विचारधारा की राजनीति की तो ऐसी धज्जी उड़ी कि आज इसके लिए भी पूरी दुनिया में बिहार को नए सिरे से जाना जाएगा। यह घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, न केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए बल्कि आम जनमानस के लिए भी। तनिक सोचिए, कोई भी घटनाक्रम यदि होता है, तैयार होता है, तो उसके पृष्ठभूमि में अनेक कारण होते हैं, लेकिन कुछ एक कारण ऐसे होते हैं जो तात्कालिक तौर पर ताबूत की आखिरी कील का काम करते हैं। और वैसा ही इस मामले में भी हुआ। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा घटनाक्रम राममय है। पूरे देश में एक वैसा वातावरण है जहां इस बात की पूरी संभावना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को जबरदस्त फायदा होगा। और इस मामले में नीतीश कुमार शायद वैसे भाग्यशाली हैं जिन्हें तत्काल में उन लोगों का साथ मिलेगा जिन्हें राम का साथ मिलने वाला है। लेकिन यहां और भी सोचने को बहुत सारी बातें हैं। कर्पूरी ठाकुर जो जन नेता है न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के, उन्हें जब केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की तो उसके बाद पटना में आयोजित कर्पूरी जयंती में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद के विरुद्ध जो बातें कही, उससे राष्ट्रीय जनता दल के अनेक नेताओं को तीखी मिर्ची लगी। और इसमें सबसे जबरदस्त प्रतिक्रिया जो सामने आई वह थी रोहिणी आचार्य की, जो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री है। उन्होंने जिस प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा, यह कहना गलत नहीं होगा कि वह इस मामले में बहुत बड़ा आधार बना। लेकिन ऐसी दो चार घटनाएं तात्कालिक परिणाम तो देती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि कोई भी बड़ा घटनाक्रम ऐसी अनेक घटनाओं की फेहरिस्त होती है जिसका आधार बहुत लंबा होता है, बहुत गहरा। इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार होती है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पता नहीं किस मुहूर्त में इंडिया अलायंस की स्थापना की गई थी। शुरुआती दौर में यदि देखें तो अनेक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मोर्चाबंदी कर खड़े हो गए थे और उनका एकमात्र सपना केवल यही था कि वह भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करे। लेकिन प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना अपना एजेंडा था, अपना अपना विचार था, हरेक का अलग चूल्हा था, हरेक का अपना इरादा, हरेक का अपना स्वार्थ, और सब उसी की चाशनी में इतने ज्यादा घुल मिल गए, उनके ऊपर अपने स्वार्थों का ही इतना ज्यादा दबाव था कि सबने इंडिया अलायंस की लुटिया डुबो दी। कांग्रेस इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका आधार पूरे देश में है, गांव-गांव तक वह फैली हुई है। और इसके साथ साथ वह देश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से एक है। लेकिन आज कांग्रेस की अदूरदर्शिता, उसका स्वार्थ और सबसे बढ़कर कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व, वैसे नेतृत्व अर्थात नेताओं की लुंज पुंज रणनीति और शीर्ष नेताओं के आसपास के वैसे सलाहकार जो पता नहीं किस स्ट्रेटेजी के तहत अपने नेतृत्व को वैसी सलाह देते हैं जिसके कारण इंडिया अलायंस शायद अपने जन्म लेने के बाद से अब तक एक कदम भी सही ढंग से नहीं चल पाया। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो आज इंडिया अलायंस की ऐसी स्थिति हो गई है जब अच्छे अच्छे आशावादी लोगों को भी इंडिया अलायंस में कोई मतलब की बात समझ में नहीं आ रही है। किन्हीं को भी यह भरोसा नहीं है कि यह अलायंस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सहयोगी दलों को कहीं भी मजबूत टक्कर देने की स्थिति में है। और यह स्थिति निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल माना जाएगा कि लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और उसे भी दूरदर्शितापूर्ण रवैया अपनाने के साथ साथ देश हित में फैसले करने की क्षमता होनी चाहिए। इंडिया अलायंस और कांग्रेस के मामले में दो चार मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है और दिलचस्प होने के साथ साथ वे सभी ऐसे मामले हैं जिसने इंडिया अलायंस की स्थिति को बेहद कमजोर बना दिया।
साफ साफ यदि कहा जाए तो नीतीश कुमार ने तिनका तिनका जोड़कर द्वारे द्वारे घूमकर इंडिया अलायंस की स्थापना की। उस समय कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर थी, लूटी पीटी। उसके बाद ऐसा भी समय आया जबकि गुजरात में मोदी सर ने मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दी। इसके बाद जमकर पटाखे फूटे, मिठाइयां बटी, अबीर गुलाल भी उड़े, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेस नेताओं के अति उत्साह ने दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाना शुरू कर दिया। उधर कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में जैसे ही कांग्रेस के नेताओं को फतह मिली, वैसे ही बल्ले बल्ले उन्हें लगा कि अब तो बाजी उनके हाथ में आ गई। और परिणाम, कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के दूसरे दलों को और उसके नेताओं को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। फिर बारी थी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की, जहां तेलंगाना में कांग्रेस की तो जीत हुई, लेकिन हिंदी बेल्ट के 3 प्रदेशों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वह चुनाव हार गई। छत्तीसगढ़ में तो वह जैसे जीती हुई बाजी को हार गई, लेकिन यह सारी परिस्थिति जमीनी स्तर पर नजर आ रही थी। पर कांग्रेस और इसके नेताओं ने तो जैसे न सुधरने की कसम खा रखी है। इंडिया अलायंस की जो भी 4-5 बैठक हुई, उसमें कांग्रेस और इसके नेताओं ने अपने आप को सबसे ऊंचा, बड़ा और महान दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इंडिया अलायंस के बाकी दलों और नेताओं को अंडर एस्टिमेट करते रहे। सीट शेयरिंग जैसे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की बात हवा में थी, बयानबाजी आसमान में, और वह बयानबाजी भी वैसी जो एक दूसरे का अपमान करे। अखबारों में सुर्खी मिलती रही, चैनल पर समाचार चलते रहे, आम आदमी हंसता रहा, भाजपा मुस्कुराती रही। हाय रे किस्मत, तू कितनी अच्छी है जो मुझे इतना अच्छा विपक्ष, इतनी अच्छी कांग्रेस और ऐसा इंडिया अलायंस मिला है जिसने राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हुए भी भारत की सत्ता का ताज मेरे सिर पर सजाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज दुनिया भले ही नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहे या पलटू राम, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज इंडिया अलायंस के सभी दलों ने मिलकर खुद ही अपनी पलटी हुई किस्मत को और भी पलट दिया है। लोकतंत्र के लिए मजबूत और दूरदर्शी विपक्ष भी बहुत जरूरी है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि विपक्ष के नेता इसे समझ नहीं रहे, और विपक्ष को इस बात को समझाना नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी तो नहीं है ना।